माइकल सर, थैंक यू सर। क्या नाम क्या लिखते हो? सर ऋषभ छारी। ऋषभ। क्या जरा विस्तार से बताओ अपने बारे में भाई। ओके सर, मेरा नाम ऋषभ छारी है। मैं इंदौर जिला दतिया का निवासी हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन GSITS इंदौर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2018 में पास करी। मेरी हॉबीज़ मेडिटेशन और डायरी राइटिंग है। करंटली मैं सिविल सर्विस के लिए परस्यू कर। डायरी राइटिंग है? एक निठल्ले की डायरी एक बुक है, सुनने में आया कभी नाम? क्या लिखते हो डायरी में? सर मेरे उस दिन का जो ऑब्जर्वेशन, मैंने अपने हिसाब से जो भी ऑब्जर्व करा हो वो, और अगले दिन का प्लानिंग। यार मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो डायरी लेखन है ना, आपके साथ कई और एस्पिरेंट्स सिर्फ इसलिए लिखा है कि ये थोड़ा बुद्धिमत्ता या बौद्धिकता दिखाने, इंटेलिजेंस या दिखाने का काम आएगा। क्योंकि अभी लिखने लायक कुछ है क्या? एक स्टूडेंट क्या डायरी लिखेगा? जब जॉब में आ जाओ, कुछ चीजें हो सच में दिन भर के घटनाक्रम, तब ऑब्जर्वेशन होगा, तब लिखने की बारी आएगी। अभी क्या GS के नोट्स बना रहे हो उसमें? नहीं सर, मतलब सेल्फ सर, हमारा खुद का व्यवहार के ऊपर मैं लिखता हूँ कि जो अच्छा, मैंने। कल क्या लिखा था? सर कल मैंने डायरी राइटिंग। परसों क्या लिखा था? सर परसों मैंने ये नोटिस करा कि मैं कई बार लोगों को मतलब अपनी बात मनवाने के लिए ज़्यादा प्रेशराइज करता हूँ, तो मुझे लगा कि ये बात मुझे अपने में सुधारनी चाहिए वो। और अगले दिन का जो मेरा दिनचर्या था वो मैंने प्लानिंग कर ली है पहले से। हॉबी राइटिंग पर बेस्ड दो चार मूवीज के नाम बता पाओगे? डायरी राइटिंग पे सर, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक जो World War II में है, तो अभी नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है वो एक। देख लिया? नो सर। और कोई हिंदी मूवी? सर अभी आइडिया नहीं है। मेडिटेशन कैसे करते हो मेडिटेट? सर एक ऐप है हेड स्पेस, सर मैं उसका यूज़ करता हूँ मेडिटेशन के लिए। तो उसकी शुरुआत होती है कि डिफाइन मेडिटेशन। सर एकाग्र भाव से ध्यान लगाना मेडिटेशन है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या मूवमेंट को फोकस करते हैं कि उसको उसको मेडिटेशन कहते हैं। क्या अभी तुम मेडिटेशन की स्थिति में हो? जी सर, आई कैन डू। सर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। कर सकते हो? दिखा सकते हो करके? लेट्स डू इट। सर मैं खुद कहूँ कि करवाऊँ, मतलब दोनों कर सकते हो तुम। करवाओ। सबसे पहले सर गहरी सांस लीजिए नाक से, और मुंह से आपको उसको निकालना है। गहरी मतलब टेक अ डीप ब्रेथ स्लोली सर, होल्ड एंड देन स्लोली हैव टू एक्सहेल। चलो एक दिन बाद में करेंगे इसको, है ना? जी सर। इंजीनियरिंग क्यों किया था? सर एक ग्रेजुएशन करना था तो, और साइंस में मेरा इंटरेस्ट था, तो प्रोफेशनल डिग्री मैंने अपने लिए चूज़ की। तो कहीं से करे थे? SGS ITS ऐसी जगह जहाँ इंजीनियर्स मतलब सपना देखते हैं अपने इंजीनियरिंग के ख्वाब को पूरा करने के लिए, वहाँ का एक सीट बर्बाद किया है भाई तुमने तो। सर बर्बाद नहीं है सर, ग्रेजुएशन करा है और मैं उसका यूज़ करूँगा सर आगे। कैसे, क्या यूज़ करोगे और कहाँ करोगे? सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि सर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली हो रहा है आजकल। तो एज एन इंजीनियर मुझे चीज़ों को समझना और इम्प्लीमेंट करना। थोड़ा इस पॉइंट को समझें। अगर आप किसी एरिया के SDM हैं और प्रशासन टेक्नो फ्रेंडली हो रहा है, तो उसके लिए टेक्निकल लोग हैं। SDM वहाँ पर जाकर काम नहीं करेगा। SDM इंजीनियरिंग का काम नहीं संभालने वाला है, उसके लिए पूरी डिपार्टमेंट है, और वहाँ पर पक्के से आपके साथी लोग आके काम कर रहे होंगे वहाँ भी, और आप वो छोड़ करके दूसरी जगह बैठे। इससे मैंने बर्बाद शब्द यूज़ किया है, आरोप है मेरा आपकी ओर से। नहीं सर, मुझे पर वो टेक्नोलॉजी को समझना और इम्प्लीमेंटेशन करना सर ज़्यादा इजी रहेगा कंपेरेटिवली टू अदर्स। तो उसके लिए पूरा सेपरेट डिपार्टमेंट सिस्टम है, वो इम्प्लीमेंट करेगा। आप तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जा करके वो जो ड्यूटीज़ लगे होंगे उस पर काम करेंगे, टेक्निकल कोई काम नहीं करने वाले आप। हाँ सर, टेक्निकल काम नहीं है पर टेक्नोलॉजी का यूज़ है सर। कहाँ है? क्या यूज़ है? सर हर जगह है सर। हम जैसे एक दो SDM क्या यूज़ करेगा, दो यूज़ बता दें। SDM सर एज ए SDM तो यूज़ नहीं है, पर मतलब उस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ है। वही कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में ना इसलिए पूरा सेपरेट विंग है जिसमें इंजीनियर्स इंजीनियरिंग एग्जाम के थ्रू जाकर काम कर रहे होंगे, है ना? आप तो नहीं करने वाले कुछ? सर पर ग्रेजुएशन सर, शिक्षा वेस्ट तो नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड क्यों चुना? सर बचपन से ही मेरा सर इसी तरफ झुकाव था, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। और साथ ही साथ ये सर एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है जो हमें सरकार के विभिन्न स्तर और दायित्व पे काम करने का मौका देता है। आपका चयन क्यों किया जाना चाहिए? सो मुझे लगता है कि जो एक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वालिटीज़ होती हैं, लीडरशिप, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन,
और एनालिटिकल एबिलिटी सर, डिसीजन मेकिंग, तो सर मुझे लगता है वो सब मुझ में है, तो मेरा चयन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं करप्शन दिखता है क्या आपको? सर मैंने पर्सनली तो फेस नहीं करा, पर करप्शन है, क्योंकि हम जैसे अच्छा, अभी। पाकिस्तान में आतंकवाद जी सर। है। अफगानिस्तान में शांति है? हाँ सर। नहीं, कैसे नहीं है, किस आधार पे कह रहे हैं? सर न्यूज़ और जो वहाँ के नहीं, सर जो पर्सनली करंट, आपने तो फेस नहीं किया ना। सब वहाँ के करंट इवेंट्स सब है, वही उसको पर्सनली आपने फेस किया है क्या? नहीं सर, मैं उसको पूरा करना चाह रहा था कि प्लीज जैसे करें। कि जैसे कि अभी रैंकिंग आई है, तो सर उसमें 83 रैंक आई है इंडिया की करप्शन इंडेक्स में। तो करप्शन तो प्रेवलेंट है इंडिया में, पर्सनली मैंने फेस नहीं करा सर। पर्सनली आपने वहाँ का आतंकवाद फेस किया क्या? तो वहाँ तो आपने तुरंत बोल दिया हाँ है। हाँ सर, इंडिया में है सर करप्शन। है। यस सर। किस किस लेवल पे है? तो मुझे लगता है सर लेवल नहीं, बट इंडिविजुअल मैटर करता है सर, मतलब किस कोई पर्सन करप्ट हो सकता है, ना ही कोई पोस्ट या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। क्योंकि आपने अपनी क्वालिटीज़ में भी ऑनेस्टी नहीं बताया है, और करप्शन है मान रहे हैं। ये दो चीज़ें एक बात को इंगित करती हैं, ये इशारा मिलता है कि आप वहाँ जा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इस डिग्री के बाद वहाँ तो कमाई ज़्यादा होगी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में चलते हैं, वहाँ स्कोप ज़्यादा है। नो नो सर, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है सर, अब और सोच ना रहे ही हो मैं ऐसा शायद? करूँगा सर कभी। नहीं करेंगे? नो सर। पक्का? जी सर पक्का। तो कैसे माने कि आप नहीं करेंगे ऐसा? किस आधार पे कह रहे हैं ये बात? सर किस बेसिस पे? सर क्योंकि सर मैंने कभी उस चीज़ को फेवर नहीं करा सर, लाइक जैसे मुझे पासपोर्ट बनवाना था, तो पासपोर्ट एजेंट्स भी होते हैं, पर मैंने हमेशा ऑनलाइन जाके ही पासपोर्ट बनवाया है सारी चीज़ें, तो मैं उस चीज़ को फेवर भी नहीं करता, तो सर मैं कभी करूँगा भी नहीं। अभी हाल फिलहाल में कुछ जो फार्म लॉ से संबंधित कुछ बिल्स थे, वो सरकार ने एकाएक वापस ले लिए। तो क्या ये जो वापस लेना आपको सही लगता है? क्या क्या ओपिनियन है इस बारे में आपका? सर क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं सर, तो जो क्योंकि हम देख रहे थे कि जो लोग थे काफ़ी विरोध कर रहे थे, पर्टिकुलरली पंजाब वाले एरिया के, तो सर डेमोक्रेसी में हमें लोगों की बात माननी चाहिए। तो कानून तो पूरे देश के लिए था और विरोध सिर्फ पंजाब और हरियाणा से हो रहा था, तो बाकी देश पूरे प्रदेश में क्यों नहीं लागू किया और एकदम से क्यों वापस ले लिया? विरोध तो सिर्फ वहीं से आ रहा था ना, और तो कहीं से विरोध दिख नहीं रहा था हमको। तो फिर सब क्योंकि सर वो विरोध बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म खिंच चुका था, और सर एज अ डेमोक्रेसी सर जो जनता का मांग है वो पूरी करनी चाहिए सरकार को। तो मतलब अगर कुछ सेक्शन ऑफ लोग, सरकार कानून बनाती है, और कानून तो संसद ने बनाया, सरकार ने मनमाफी तरीके से तो नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने पास किया है ना, राष्ट्रपति की मोहर लगी उस पे, तो ये तो डेमोक्रेसी के तहत ही पूरा काम हुआ कि नहीं हुआ? पर एक छोटा सा सेगमेंट जो कि नॉर्थ इंडिया में दो छोटे छोटे राज्य हैं, और वहाँ के भी सारे लोग नहीं थे, एक सेगमेंट ऑफ पीपल थे, उन्होंने विरोध किया और सरकार ने कानून वापस ले लिया। तो कहाँ से सही है ये? सर क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को पहले मतलब कानूनों को अच्छे से समझाना चाहिए था उनको, क्योंकि उन्हें कानून उनके पक्ष में नहीं था, ऐसा उन पर्टिकुलर सेक्शन को लग रहा था, और सरकार की वो मजबूरी बन गई थी कि वो कानून को वापस ले, क्योंकि बहुत मध्य प्रदेश में क्यों विरोध हुआ? सर क्योंकि पंजाब में पर्टिकुलरली एक अर्थिया सिस्टम होता है जिसमें एक मिडिल मैन होते हैं सर, एमपी में वो मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो एमपी में भी अड़तिया जो होते हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत काम करते हैं, मंडियों में जाइए आपको अड़तियों की भरमार मिलेगी। पर सर जो पंजाब का जो शेयर था अर्थिया, उसके पास जो द कमीशन का जो शेयर था बहुत ज़्यादा था, पर्टिकुलरली हम इंडिया के और कोई भी पार्ट से कंपेयर करें तो सर इस कारण से वहाँ का इसलिए विरोध ज़्यादा हो रहा था। आपके फादर क्या करते हैं? सर इज़ असिस्टेंट मैनेजर इन MPRDA, क्या है एमपीआर? मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी। रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का क्या कंसेप्ट है? सर गोल्डन कोऑर्डिनेटर सर हमारे जो 4 बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई एंड कोलकाता, सर उसको 4 लाइन हाईवे से कनेक्ट करने का है। और जो नॉर्मल हाईवेज हैं और एक्सप्रेस वे हैं, उनमें क्या अंतर होता है? सर नॉर्मल एक्सप्रेस वे सर बेसिकली अभी आज की डेट में सर एक पर्टिकुलरली 2 सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं, जिससे वहाँ एक्सप्रेस मूवमेंट हो सके। जैसे सर यमुना एक्सप्रेस वे है जो दिल्ली से आगरा को कनेक्ट करता है, फिर सर आगरा से लखनऊ को कनेक्ट करता है। तो सर पर्टिकुलरली 2 बीच के मूवमेंट जो ट्रांजिट है वो ईजी है और फास्ट, तो उसके लिए रहते हैं एक्सप्रेस वे। फॉर एग्जांपल 2 सिटीज़ के बीच में अगर हाईवे है, उसको एक्सप्रेस वे नहीं कह रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी ना कि एक को हम एक्सप्रेस वे बोल रहे हैं और एक को नहीं बोल रहे हैं, तो उसके पीछे रीजंस, कुछ तो कारण होगा उसके पीछे।
सो हाई स्पीड ट्रैफिक फ्लो मतलब लाइक इंटरसेक्शंस नहीं रहते हैं, लाइक प्रॉपर डेडिकेटेड होता है सर वो दो सिटीज़ के बीच। आपने बताया कि आपके अंदर वीकर सेक्शन के लिए कंपैशन है, कैसे क्या क्या सोचा अभी तक उनके बारे में? वीकर सेक्शंस की क्या प्रॉब्लम्स है जो वो अपग्रेडेड सेक्शंस में नहीं आ पा रहे हैं? सबसे पहले मैम एजुकेशन हमारे देश में एक प्रॉब्लम है और मुझे लगता है वीकर सेक्शन उससे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। तो उसको कैसे आप ठीक करोगे? वो तो दोष किसका है उसमें, सिस्टम का या उनका खुद का? हम सिस्टम का हर गांव में स्कूल हो चुका है, टीचर्स हो चुके हैं, अब क्या करेंगे इसके आगे? मैम स्कूल सिस्टम रोबस्ट करना ज़रूरी है अभी हमें, कि स्कूलिंग और ज़्यादा उनका माइंडसेट बदल रहा है। उनके खाने के लिए तक वहाँ कर दिया कि उसके लिए आ जाएं कम से कम, और क्या किया जा सकता है? बस क्वालिटी ऑफ फूड एंड जो न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, जैसे जैसे दो चीज़ें टारगेट होती हैं, माल न्यूट्रिशन और एजुकेशन दोनों, तो मुझे लगता है वो चीज़ों को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। पॉलिसीज़ हैं। कौन सी ऐसी स्कीम्स कुछ देखी हैं आपने जो चल रही हो वीकर सेक्शन को अपग्रेड करने के लिए? अब तक क्या क्या किया गया है? सोशल सर्विस सेक्टर की बहुत सारी स्कीम्स हैं, लाइक मिड डे गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं? हाँ मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है जिसके दो वो तो टारगेट। मैंने ही हिंट दे दिया आपको, दूसरा कुछ बताइए। आयुष्मान भारत योजना है जिससे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर उनको इंश्योरेंस मिल रहा है, क्योंकि 5 लाख रुपीज़। हम पर अभी भी बहुत काफ़ी मतलब अभी अगर डेटा के हिसाब से देखें तो अभी पॉवर्टी 29% है, और तो मुझे लगता है कि अभी काफ़ी आगे रोड है जो हमें पूरी करनी है। डेटा स्टडी आपकी अच्छी है, बट उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप होते चलना चाहिए डेटा देखते देखते, कि क्या क्या कर लिया, कितने अरबों रुपए खत्म हो चुके हैं वीकर सेक्शन को ऊपर लाने के लिए। कहीं पावर्टी लाइन में बने रहना तो उनका क्राइटेरिया नहीं है कि बने रहें और उनको आप देते चले जाइए, वो निकम्मे। नो मैम, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चाहता है कि वो हमेशा पॉवर्टी में रहे। सब एक, क्योंकि आपको भी क्या किया होगा, स्कूल में एडमिट ही किया होगा पेरेंट्स ने, तो सबको कर रहे हैं, 100% है वो तो आजकल एनरोलमेंट। तो गलती किसकी रहती है अपग्रेड नहीं हो पाने में? मल्टीपल चीज़ें हैं। कई बार पॉवर्टी के कारण जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल भी लेते हैं जिससे वो उनकी सहायता कर सकें उनके काम में। तो इसमें से मल्टी डायमेंशनल हमें अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि लाइक हम उनका एटीट्यूड भी चेंज करें टुवर्ड्स एजुकेशन की। एजुकेशन उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस जो माल न्यूट्रिशन का शिकार है वो लोग, उसको भी टारगेट करना पड़ेगा। जब हम मल्टी डायमेंशनल वे में चलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम दतिया ज़िला से। दतिया के ऐतिहासिक बताइए, क्या है उसकी कहानी? हम दतिया महाराजा बलवंत राव ने सबसे पहले दतिया का फाउंडेशन किया था। उसके बाद ये बुंदेला डायनेस्टी इसकी सेकंड कैपिटल थी ओरछा के बाद। और दतिया में हम देखते हैं कि बीर सिंह पैलेस है जो बीर सिंह देव ने बनवाया था, काफ़ी फेमस है जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सर मैम वहाँ पे शक्तिपीठ जो है इंडिया में 51 शक्तिपीठ, उसमें से एक पीताम्बरा पीठ शक्तिपीठ है वहाँ पे। एंड जैन का सोनागिरी टेम्पल है जैनिज़्म से। तो एक से देखते हैं तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दतिया बहुत दतिया ज़्यादा। आपको कैसा लगता है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली क्या स्थिति है लोगों की? मैम मेनली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है दतिया की, क्योंकि कोई मेजर मिनरल नहीं वहाँ मिलता है, तो इंडस्ट्रीज़ में बैकवर्ड है दतिया। एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है क्या? कैसा है एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर भी ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ बुंदेलखंड और ड्रॉट प्रिवलेंट है वहाँ पे। तो कुछ ही क्रॉप लाइक वीट, पीस एंड ग्रामसी वहाँ पे। हम जैसे मिनरल्स नहीं है तो हम सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को इंड्यूस कर सकते हैं दतिया में। सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री क्योंकि कहीं पे भी सेटअप कर सकते हैं हम, तो मुझे लगता है कि उससे इकोनॉमी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। सिलेक्शन हो जाए तो 3 प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? सबसे मेरी प्रायोरिटी रहेगी सर एजुकेशन। जिस भी कार्य क्षेत्र में रहूँगा उस एरिया में एजुकेशन को प्रमोट करने की, और जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको और रोबस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। दूसरी हेल्थ, तो थर्ड माल न्यूट्रिशन को भी। प्रायोरिटी क्या, किस पोस्ट पे जाना चाहते हो? SDM, डेप्यूटी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर के टॉप प्रायोरिटीज़ में जो कार्य होते हैं उनके, वो क्या क्या होते हैं? सर डेप्यूटी कलेक्टर एज अ पोस्ट सर इज़ असिस्टेंट टू कलेक्टर, और सर कलेक्टर उसे विभिन्न कार्य सौंपते हैं सर, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स मैनेज करना, लैंड रेवेन्यू, पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड भी कर सकते हैं डिप्टी कलेक्टर।
और अगर हम लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे तो एज SDM पोस्टेड होते हैं। और एसडीओ कब बनते हैं? सर SDO पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, लाइक SDO लैंड रेवेन्यू, सर पोस्ट डिप्टी कलेक्टर ही है। अगर लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं तो इट इज़ SDM, और अगर हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हेड करेंगे तो इट इज़ SDO। ओके, यू कैन गो। थैंक यू सर।